ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार। नमस्कार। कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति जो है गंभीर भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि उससे कोई खतरा नहीं है। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। रोजाना हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो कोरोना से जुड़े हुए कई सवालों का जवाब देते हैं और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद, कोरोना की लहर जो है देश में एक हिस्से में अगर हम बात करें, केरल की बात करें, तो वहां पे कंट्रोल में या नियंत्रण में नहीं आ रखी है। दूसरा राज्य जो है हमारा महाराष्ट्र, वहां पे भी कोरोना के जो मामले हैं उनमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ रखी है। हालांकि देश के जो बाकी हिस्से हैं वहां पे कोरोना बिल्कुल नियंत्रण में चल रहा है। और जहां तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहरहाल आज की डेट में, जो आज की तारीख में जो कोरोना के मामले हैं वो लगभग 30 के आसपास है। तो ऐसा क्या कारण है कि महाराष्ट्र, केरल, इन दो जगहों पर मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है, वहां पे कोई कमी नजर नहीं आ रही, वहां पे कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है? ऐसा है कि कोविड को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा है जी। यदि इन चीजों का यदि फॉलो किया जाए, खासकर हमारे दिल्ली में यदि इसका अच्छी तरह से सख्ती से मास्क लगा रहे हैं लोग, इसमें फाइन भी है, तो यहाँ पर लोग मास्क लगा रहे हैं तो यहाँ केसेस कम हो गए। जहाँ पर लोग अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ ज्यादा सोशल गैदरिंग हो गई है, तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। इसके अलावा हैंड वॉशिंग और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसको करना जरूरी है। डॉक्टर अरविंद, CGHS प्रमुख होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो किस तरह से, क्या ऐसे आप लोगों ने उपाय अपनाए कि दिल्ली के अंदर कोरोना कंट्रोल हो गया? और दूसरी बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपके सेंटर्स में लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तब आप क्या क्या सावधानियां बरतती हैं, लोगों को क्या एहतियाती उपाय बरतने को कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि यदि खासकर दिल्ली में देखा जाए तो वैक्सीनेशन के रेट काफी हो गए। वैक्सीनेशन काफी लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं जी। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर लोगों ने बड़ी सख्ती से इसको सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग नहीं होने जाने में अवॉइड करना, मास्क रेगुलर पहनना, ये सारा चीज यहाँ इन लोगों ने फॉलो बड़ा जुडिशियसली किया है जी। और इसका इफेक्ट देखने को हमें मिला है, क्योंकि बाकी जगहों में इस तरह का इफेक्ट नहीं होता। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र और केरला में केस कम नहीं हो रहे हैं जी। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन में जब हम लोग आते हैं मरीज, तो उनको सबसे पहले एहतियात करते हैं कि आप जो है कम से कम अभी जब फर्स्ट डोज है वैक्सीन का, तो अभी 4 से 5 दिन जो है बाहर ना निकलें, अपना जो है हो सके तो अवॉइड करें, है ना, घर के अंदर रहें। और जो भी थोड़ा बहुत सिम्टम जो भी आता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत तो इम्यूनिटी पर भी प्रभाव पड़ता है यदि आप वैक्सीन लेते हैं फर्स्ट डोज में, उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है जी। तो इससे बचने के लिए हम ये एहतियात के तौर पर मरीजों को भी समझाते हैं और मरीज को इसका पालन करने से फायदा भी होता है जी। डॉक्टर अरविंद, कई बार लोगों को देखा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग शारीरिक श्रम में जो है ज्यादा करने लगते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करने लगते हैं, टेंशन ज्यादा लेने लगते हैं। उसका भी क्या कोई बुरा प्रभाव पड़ता है वैक्सीन के बाद? हाँ, वैक्सीन के बाद जैसे ऐसे तो कोई प्रभाव, यदि नॉर्मल काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा हैवी काम करना है या फिर थोड़ा रेस्ट यदि लें तो अच्छा रहता है। एक्सर्शन नहीं करना है कोई दिन, तो 4 से 5 दिन, उसमें थोड़ा सा ठीक रहता है, तब तक सेटल हो जाता है सारे मामले। और जहाँ तक सिम्टम की बात है तो किसी को बुखार तक भी नहीं आता है और कोई मसल साइट, मतलब इस इंजेक्शन साइट पर पेन भी नहीं होता है।
और किसी किसी को होता है। कुछ लोग को सिम्टम होते हैं, कुछ लोग को नहीं होते हैं जी। दोनों ही बात होती है। जी डॉक्टर अरविंद, WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा हुआ है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं या आए हैं, उनके ऊपर वैक्सीन कितना प्रभावी है? देखिए, हमारा जो इंडिया मेड वैक्सीन है, मेड इन इंडिया हमारा जैसे कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, ये तो दोनों डेल्टा वेरिएंट में भी इफेक्टिव है जी। जो हमारा डेल्टा वेरिएंट जो अभी सेकेंड वेव में काफी एग्रेसिव और कॉन्टेजियस हुआ और इन्फेक्शन काफी कॉन्टेजियस था, तो इस पर भी इफेक्टिव माना जा रहा है। और फिर यदि इसमें भी कुछ अल्टरेशन होगा तो फिर उसका अलग से उसमें वैज्ञानिक उसका कुछ करेंगे, उसका वैक्सीन में कुछ अलग से बदलाव करेंगे। जी डॉक्टर, जब आपके सेंटर के अंदर CGH सेंटर पे लोग वैक्सीन के लिए आते हैं और वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, क्या ऐसे में कभी कुछ मामला ऐसा देखने को मिला है कि किसी को कुछ सीवियर प्रॉब्लम हुई हो? अभी तक जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत मतलब किसी किसी को हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना भी बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत कम। किसी दिन मैंने बहुत 100 में से एक दो मरीज ऐसे होते हैं दिन भर में। डॉक्टर दिन भर में कितने लोगों को आप वैक्सीनेट करने का एक कार्यक्रम बनाते हैं ताकि लोगों को ये पता रहे कि हम चाहें हमारे वैक्सीन मिल जाए? हाँ, एक्चुअली देखिए 100 तक भी हो जाता है, 150 तक भी हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन द जो है, अब तो खैर वैक्सीन भी अवेलेबल है। हाँ। तो हो जाता है अच्छा खासा, अभी रफ्तार बढ़ गई है काफी और इसीलिए 70 करोड़ के पार हो चुका है वैक्सीनेशन जी। अभी तो रफ्तार भी बढ़ गई है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी लोग इच्छुक भी हैं वैक्सीन लगाने को, हाँ। और वैक्सीन आके लगा भी रहे हैं सुरक्षा से जी। अभी लोगों में जागरूकता भी आ गई है कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है जी। लेकिन डॉक्टर अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ संशय में हैं कि भाई वैक्सीन लगाने से मुझे ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है, या वैक्सीन में लगाऊंगा तो मेरी ये क्षमता कम हो जाएगी या मेरी कुछ शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इन व्यक्तियों को इस तरह से मैंने ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि वैक्सीन लगाने से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, वैक्सीन ना लगाने से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लगाने से जनरली जिस चीज का उन्हें डर है, वो इस तरह का एक अफवाह फैलाया जा रहा है, हाँ। उन्हें अवश्य लगाना चाहिए वैक्सीन। इससे कुछ नहीं मतलब कोई ऐसे हानिकारक इफेक्ट नहीं होता है। वैक्सीन लगाना आवश्यक है जी। डॉक्टर, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि भाई मुझे तो दोनों डोजेज लग चुके हैं, मेरी इम्यूनिटी भी मैंने टेस्ट करा ली है, मुझ में एंटीबॉडीज भी बहुत अच्छे हैं, अब मास्क पहनने की क्या जरूरत है? कोरोना के जो दूसरे एटिकेट्स हैं, जो बिहेवियर है कोरोना से बचने के लिए, वो अपनाने की क्या जरूरत है? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, हमें एंटीबॉडी भी बनी हुई है, हम और दोनों वैक्सीन डोज लग चुकी है, एंटीबॉडी भी बन गई है, फिर भी हमें उन एहतियातों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कुछ ऐसे ये हैं जो कि आप बाद में भी फैल सकता है। या यदि फैल गया तो उसमें माहौल तो सीवियरिटी कम होगी, लेकिन फैल सकता है। हम उसको भी फैलने से बचने के लिए और उससे इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क अभी भी लगाना जरूरी है जी। डॉक्टर एहतियात बरतना जरूरी है जी। डॉक्टर अरविंद, कोरोना की तीसरी लहर के खौफ में बैठे हुए लोगों को अब निपाह वायरस जो है उसका खतरा अब मंडराने लगा है, तो आप हमें निपाह वायरस के बारे में कुछ जानकारी देंगे कि कैसे फैलता है और क्या लक्षण होते हैं? निपाह वायरस भी एक तरह से अभी जो है अभी एक केरला में एक 12 साल का बच्चा एक्सपायर किया निपाह वायरस से, और ये वायरस भी कॉन्टेजियस काफी होता है। ये फ्रूट बैट से फैलता है, चमगादड़ से फैलता है, चमगादड़ और पिग से फैलता है। तो एक जीनोटिक डिजीज है, निपाह वायरस एक जीनोटिक डिजीज है। इसका मतलब है कि एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन, एनिमल टू ह्यूमन फैक्ट है, या फिर कोई कटा हुआ फल जो कि इन्फेक्टेड हो गया हो और उसको किसी ने खा लिया तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। मतलब कंटामिनेटेड फ्रूट्स लेने से ह्यूमन टू ह्यूमन में भी फैल सकता है ये। लेकिन बेसिकली ये जीनोटिक है। जीनोटिक का मतलब होता है कि एनिमल से ह्यूमन को फैलना, जैसे कि बैट हो गया, जैसे पिग हो गया, पिग और बैट ये दोनों से फैलता है।
डॉक्टर अरविंद, पिग और बैट के अलावा जो अन्य पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय हैं, बकरी हैं, ये भी लोग या दूसरे अन्य मवेशी जिन्हें पाला जाता है, तो क्या उनसे भी इस वायरस के आने के चांसेस होते हैं? उनसे तो नहीं देखा गया, मेनली जो है बैट और पिग से ही होता है ये। जी, इसकी सीवियरिटी कितनी है डॉक्टर साहब? ये बहुत ही सीवियर भी है। इसका फेटल रेट जो है 40 to 75%। हाँ, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब कि हो जाने के बाद माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, फीवर आता है, सोर थ्रोट हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और उसके बाद आपको इवन इनकेफेलाइटिस भी हो सकता है ना। जी। तो इसमें सीवियरिटी का रेट ज्यादा है, और इसमें देखा गया है कि फर्टिलिटी रेट 40% से लेकर 75% तक। जी। डॉक्टर अरविंद, इस पे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता दिल्ली से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। पहले उनका प्रश्न सुन लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। दो सवाल मेरे को जानकारी लेनी है। जी कहिए। किसी को चेस्ट पे पेन हो रही है, डॉक्टर साहब ने ECG लिख दिया, और वो व्यक्ति अगर ECG करा के जाएगा तो ये टीका लगवाने में कितना टाइम उसको वेट करना चाहिए कि लगवा लेना चाहिए? दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ये कुछ समाज में लोग अभी टीका नहीं लगवा रहे हैं, सरकार को सख्ती करके कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए कि आपको दिसंबर तक सभी को लगवा लेना चाहिए टीका। अगर नहीं लगाते तो जैसे कि कई लोगों की पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, और कोई पेंशन अदर पेंशन होती है, सरकारी नौकरी होती है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो सरकार को इन चीजों पे उन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। नहीं तो आप इंजेक्शन लगाओ, नहीं तो आपको ये चीजें आपकी रोक दी जाएगी। जी, ये सरकार को भी थोड़ी सख्ती देनी चाहिए। जी। डॉक्टर अरविंद, मुख्य रूप से इनका प्रश्न है कि टीका लगवाने के लिए लोगों के अंदर टीके की जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका सेंटर CGHS सेंटर क्या कदम उठाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए आ सकें? हम लोग तो अपने सेंटर में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कि उनके हम कोई बेनिफिट्स को रोक लें, है ना। लेकिन हम लोग जब उनको देखते हैं, उनको जब फायदा होता है, जब समझाते हैं तो समझ जाते हैं, क्योंकि उनको उनके लाभ के लिए है, एंटीबॉडी बनेगा तो और फिर इन्फेक्शन का रेट कमेगा। तो इसलिए यहाँ तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि एक जागरूकता ही एकमात्र आपके साधन है जो उसको ये करके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर, हम अगले श्रोताओं को जोड़े से पहले एक प्रश्न मन में आता है कि डॉक्टर साहब, ये निपाह वायरस और कोरोना वायरस, क्या इन दोनों वायरस में जो लक्षण होते हैं मरीज में वो आमतौर पर क्या सामान्य होते हैं? नहीं तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? करीब दोनों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही होते हैं। सिम्टम एक जैसे ही होते हैं दोनों में, निपाह वायरस में और कोरोना वायरस में। हाँ, दोनों में टेस्ट के तरीके भी करीब सेम है। जी। तो फिर इसमें किन लक्षणों को देख के कहा जाएगा कि ये निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति है या ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है? हाँ, ऐसे हम लोग देखते हैं कि कहाँ को एक पर इनिशियली शुरुआती तौर पर ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, यदि कोई किसी जानवर से कॉन्टामिनेट तो नहीं हुआ है, खासकर पिग से, बैट से, तो यदि उस तरह का हुआ देखा है, हिस्ट्री मिलता है, तो समझते हैं कि इसमें निपाह वायरस से हुआ है। और कोरोना वायरस तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है। जी। डॉक्टर, केरल में जिस तरह की स्थिति है, हम एक बार उसको फिर केरल की ओर चलते हैं, तो वहां पे जो संक्रमण फैल रहा है, तो यह किसी विशेष वर्ग में फैलता है, आयु वर्ग में, जैसे कि इतने से इतने आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा संक्रमित करेगा, इतने से इतने आयु वर्ग के लोगों को कम संक्रमित करेगा, कैसा भी है क्या? निपाह वायरस के बारे में आप यदि पूछ रहे हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये तो किसी भी एज ग्रुप को संक्रमण कर सकता है। हाँ, इससे कोई भी एज ग्रुप संक्रमित हो सकता है। जी। कोरोना वायरस पर हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। आइए महाराष्ट्र का रुख करते हैं। वहाँ से ठाणे से गुरुनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न के साथ। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। सर जी, मेरा सवाल था आंखों के संबंधित। कहिए। सर, जब कोरोना होता है तो अंदर अपना किडनी पे भी इसका असर होता है, लिवर पे और हार्ट पे भी होता है। सर, मैं अभी हमारी सोसाइटी में 2-3 आदमी
जो रिकवर हो अभी होके 7-8 महीना हो चुका है, लेकिन सर उनकी अभी क्या है ना, वो आंखें उनकी लाल होती है और उनकी रोशनी भी थोड़ी थोड़ी ऐसे बोल रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि कम होती जा रही है। सर क्या इसका सीधा सीधा असर आंखों पे भी पड़ता है क्या? जी डॉक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कोरोना वायरस जी हाँ, पोस्ट कोविड जो है इफेक्ट कहलाते हैं ये। पोस्ट कोविड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। यदि आपका शुगर है तो शुगर बढ़ जाएगा, बीपी है तो बीपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और कुछ हार्ट प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ सकते हैं, ये एग्रेवेट हो सकता है। तो इस वायरस के कारण देखा गया है लोगों में बाल झड़ना बहुत कॉमन हो गया है। पोस्ट कोविड में जो जिनको कोविड हुआ वो बाद में देखा गया कि बाल काफी उनके झड़ रहे हैं, और कई एक चेंजेज आ जाते हैं, नींद नहीं आना, ऐसे सारे चेंजेज आ जाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम तो जैसे इनका यदि हार्ट की दवाई नहीं ले रहे हैं तो और उसमें भी इफेक्ट बैड आ सकता है। साथ ही साथ कोविड में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे डी डाइमर एक एंजाइम होता है, यदि उसके बढ़ जाने से हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके जो कुछ कोविड के जो एंजाइम्स कुछ बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग जरूर जांच करा के देखते हैं कि उन एंजाइम का स्थिति नॉर्मल सामान्य है या ज्यादा है। यदि ज्यादा हो जाने से फिर हार्ट की आर्टरी में क्लॉटिंग जम सकती है और हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर, इनका एक प्रश्न और भी था। 7-8 महीने हो चुके हैं इन्हें कोरोना हुआ था, ठीक हो चुके हैं। अब इनकी आंखें जो हैं वो लाल रह रही हैं और कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनको रोशनी जो है वो भी कम होती महसूस हो रही है। तो ये भी क्या कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, पोस्ट कोरोना लक्षण? यदि इनको शुगर है या ये नहीं कह सकते, शुगर है तो शुगर के कारण भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, और शुगर जो है वो कोविड के बाद बढ़ता चला जाता है, मतलब कंट्रोल होने में थोड़ी दिक्कत होती है, उससे आंख की रोशनी पर भी फर्क पड़ सकता है। जी। तो सबसे पहला यदि शुगर के मरीज हैं तो उनको शुगर एकदम कंट्रोल करना चाहिए, और साथ ही साथ फिर आंख के विशेषज्ञ से उनको रेटिना का जांच करा लेना चाहिए। रेटिना में जो नर्व होती है वो सब कंडीशन ठीक है या नहीं है, वो सब पता चल जाएगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं इंद्रभान जी, आइए सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है। इंद्रभान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, मैं किरमिरी कॉलेज जिला बोल रहा हूँ। जी कहिए। कोरोना वायरस की गंभीरता क्या उसके उम्र के हिसाब से होती है? डॉक्टर, ये बड़ा एक विशेष प्रश्न है। क्या कोरोना वायरस की जो गंभीरता है, अभी जैसे हमने नेपा के बारे में भी चर्चा की, क्या ये आयु विशेष में कुछ गंभीर होता है? जैसे कम आयु वर्ग के लोगों में कम होगा, ज्यादा में ज्यादा बढ़ सकता है, क्या ऐसा भी है क्या कोरोना का? जी हाँ, कोरोना का तो बच्चों में खास उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, जिसे देखा गया है। तो खासकर जो एजेड पर्सन है उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें कुछ बीमारियां जिसको है उसमें ज्यादा उसका कोविड का ये प्रॉब्लम हो जाता है। कोविड का जो इफेक्ट देखा गया है, जो किडनी के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, या फिर जो शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उन पर ज्यादा इफेक्ट देखा गया है कोविड का। और जिनको इन चीजों से कुछ इनका नहीं है तो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया। जी डॉक्टर, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब जैसे कोरोना में स्थितियां थोड़ी सामान्य होती जा रही हैं, कई सामाजिक गतिविधियां भी धीरे धीरे खुल रही हैं, स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो ऐसे में जो हमारे वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, हम अगर तीनों आयु वर्ग की बात करें तो इन तीनों को क्या कुछ अलग अलग सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को बचा के रखना चाहिए अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं? तो कोरोना के मामले यदि बढ़ते हैं तो सबसे पहले समय बहुत जरूरी है कि बहुत जहाँ जाना बहुत निहायत जरूरी है वहीं जाना चाहिए। अभी तो खैर सामान्य है दिल्ली की स्थिति, लेकिन अभी जब हम कर सकते हैं कि जितना हो तो अवॉइड करें, और यदि जाना भी हो तो हमें सैनिटाइज और मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको जरूर मेंटेन रखें हर जगह, क्योंकि ये बेसिक थीम है कोविड को रोकने के लिए। हम तभी इसको रोक पाएंगे जब इनका सख्ती से हम पालन करेंगे। दिल्ली से हमारी अगली श्रोता है नौमिता, आइए सुनते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। नौमिता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरे पापा का कोविड हुआ था मई मंथ में। तो पापा का हाइपरटेंशन था, तो उन्होंने दवा लिया था हाइपरटेंशन का, लेकिन कोविड के बाद उनकी ना प्रेशर कम हो गया
कभी कभी 110/68 उस तरह का रहता है, तो अभी दवा बंद है। तो ये क्यों हो गया ऐसा? जी। और शुगर था, शुगर प्री डायबिटिक थे वो भी अभी 90 से नीचे हो गया मतलब। जी। और बाल खूब झड़ रहा है, हेयर फॉल। जी। डॉक्टर अरविंद, यही देखा गया है कि बाल का झड़ना भी बहुत कॉमन है कोविड में। और बीपी और शुगर के मरीज में अधिकांश का देखा गया कि शुगर बीपी बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज जैसे इनके पापा हैं, इनका घट गया है, शुगर भी थोड़ा घटा है और ये घटा है। तो जस्ट इसको मॉनिटर करते रहें, मॉनिटरिंग बीपी का भी करें, शुगर का भी करें। जो मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि मॉनिटरिंग करके एकदम यदि शुगर कम हो रहा है, एकदम बीपी कम हो रहा है, तो अवश्य ही जो है चिकित्सक से कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है कि कोविड का जो अभी नई बीमारी है, इसमें बहुत से ऐसे इफेक्ट हैं। अभी सर काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। अब इसका क्या क्या इसमें इफेक्ट यदि करते हैं, इस सारी चीजों का अभी चल रहा है अध्ययन। तो इसमें अब जो है मॉनिटरिंग इज बहुत इम्पोर्टेंट। जी। तो डॉक्टर, इसमें क्या शुगर कम भी हो जाता है, बीपी कम भी हो जाता है? जी, बीपी कम भी हो सकता है, शुगर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों भी। तो ऐसे में जैसा कि आप कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। आइए अब हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से ही हौसला प्रसाद। हौसला प्रसाद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहेंगे आज आप? सर, डॉक्टर, मैं आंखों से दृष्टिहीन हूँ और मैंने पहला टीका लगवा लिया है। इसके लिए मैं आप जैसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो ये पूरी टीम लगी हुई है। जी, शुक्रिया। देश की सेवा के लिए। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा थोड़ी देर बाद, मैं ताकि फोन काट के अपने प्रश्न को सुन सकूं। जी। ये आप लोग जो बोलते हैं कि डबल मास्क लगाइए, सिंगल मास्क लगाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल मास्क या सिंगल मास्क? दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से आप लोग डबल मास्क लगाने के लिए ज्यादा जोर क्यों देते हैं? जी, देखिए, डबल मास्क और सिंगल मास्क इस पर है कि बेसिकली क्या है, हमको इन्फेक्शन कंटामिनेशन को रोकना है। तो सिंगल मास्क यदि 3 लेयर का है, यदि 3 लेयर का है, N95 मास्क है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक मास्क सफिशिएंट होता है ना। और डबल मास्क बहुत लोग को सूट भी नहीं करते हैं। तो ये देखा गया है कि सिंगल मास्क यदि N95 हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगल मास्क भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। लेकिन अगर समर्थ है जी डॉक्टर, लेकिन अगर कॉटन का मास्क लगा रखा है और 3 लेयर मास्क लगा रखा है, जिसे हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, तो ऐसे में क्या उसको डबल मास्किंग की जरूरत है क्या? आवश्यकता नहीं है, सिंगल मास्क भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जी। आइए मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, वहाँ से करण रज्जाक जी के सवाल को सुनते हैं, उनकी जिज्ञासा को जानते हैं। करण जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार करण जी। सर, एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था कि अभी मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा सर कि वहाँ पे केरल में एक निपाह वायरस करके है सर वो। जी। तो उससे काफी लोगों की सर डेथ हो रही है। तो एक ये नया वायरस ये कौन सा है सर? अभी जो अपन ने जो वैक्सीनेशन वगैरह जो करवाए हैं, तो क्या उससे सेफ हो सकते हैं क्या? जैसे नए नए वायरस आ रहे हैं, तो वो मैं डाउटफुल था, तो मैंने कहा चलो सर से पूछना चाहिए। करण जी, ये वायरस अलग है और कोविड वायरस अलग है। ऑल दो सिम्टम मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वायरस बहुत ही कॉन्टेजियस, से भी ज्यादा कॉन्टेजियस है निपा वायरस। और ये बैट और पिग से फैलता है, जबकि कोविड वायरस जो आपको ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है ना। तो डिफरेंस ये है। और निपा वायरस अभी अभी केरल में एक बच्चे की मौत हुई है निपा वायरस से। तो वो ये हाईली कॉन्टेजियस होता है, हाईली कॉन्टेजियस। और इसमें मृत्यु दर जो है, फर्टिलिटी रेट, वो 45 to 75% है। हमारे अगले श्रोता हैं बड़ौद से महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा जी, डेल्टा प्लस क्या है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं? और जो लोग बाग मास्क नहीं लगाते, तम्बाकू खाकर जगह जगह थूकते हैं, उनके लिए क्या निर्देश हैं आपके? जी, ऐसा है कि डेल्टा प्लस हो या डेल्टा हो, कोई भी वेरिएंट कोरोना वायरस का हो,
इसमें आपको सावधानी बरतनी है। यदि आपने दोनों डोज वैक्सीन भी ले ली है, एंटीबॉडी भी बन गई है, तो भी आप मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन जरूर करेंगे। सोशल गैदरिंग हो सकता है, जितना हो सके अवॉइड करना है। ये इन सावधानियों को बरतनी है, चाहे आप वैक्सीन ले भी लिए हो क्यों ना, क्योंकि कोई भी वेरिएंट है उसका रोकथाम या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स तो एक ही है। सबों को मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी। यानी डॉक्टर अरविंद, कुल मिला के कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसकी चर्चा हम पिछले लगातार 1.5-2 साल से करते आ रहे हैं, वो हमें हर हालत में अपनाना ही है, चाहे आपने वैक्सीनेशन लग कर लिया हो अपने आप को या फिर आपने वैक्सीनेट नहीं किया हो। आइए अब बलरामपुर का रुख करते हैं। वहां से हमारे नियमित श्रोता जो हैं रिंकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जानते हैं कि आज उनकी क्या जिज्ञासा है, क्या उनका प्रश्न है। रिंकी जी, स्वागत है आपका। जी सर, बिल्कुल। आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। जी सर, बिल्कुल सर। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं, एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि बच्चों के लिए कोरोना का जो वैक्सीन है वो आ चुका है, मार्केट में उपलब्ध, लेकिन एक्चुअली लगाया कब जाएगा? क्योंकि जैसे हम लोग जब युवाओं का आना था तो बताते कि युवा के लिए आ गया है, लेकिन बहुत देर में आया था। तो ऐसे सर आप क्या बताएंगे कि ये कब आएगा, कब उन्हें लगाया जाएगा? धन्यवाद। जी डॉक्टर अरविंद जी, अभी क्या इनका जैसे है कोरोना का है ना? हाँ जी। अभी वैक्सीन तो इसमें लगाना ही है। इसमें यदि कोई माइल्ड इलनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो कितनी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा? हाँ, बहुत जल्दी उपलब्ध होगी और उसके 3 डोज होंगे ना। एक पहला डोज फिर 28 डेज पर, 56 डेज पर हो जाएगा। जी, तो उनके 3 डोज लगेंगे और अभी जल्द ही उपलब्धता उसकी, चूंकि टेस्टिंग भी करीब कंप्लीशन में है, तो जल्द से जल्द वो आ जाएगी। जी डॉक्टर अरविंद, हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां हम अपने एक्सपर्ट से, विशेषज्ञ से ये राय जानना चाहते हैं कि वो हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे ताकि हम कोरोना से और दूसरे संक्रमणों से अपने आप को बचा सकें। जी, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले चीज है कोविड से बचने के लिए जो बेसिक थिंग्स है, 2 गज की दूरी और मास्क लगाना, ये बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। इसके साथ ही साथ हैंड वॉश रेगुलर इंटरवल पर करना बहुत जरूरी है। यदि आप ग्लव्स नहीं भी पहने हैं लेकिन हैंड वॉश रेगुलर इंटरवल पर कर रहे हैं तो एक वायरस साबुन से तुरंत ये हो जाता है। 20 सेकंड तक यदि आपने हैंड वॉशिंग किया है तो वो वायरस अवश्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम रखते हैं तो कोविड इन्फेक्शन से बहुत हद तक बच सकते हैं। जी, और ये एक अभी आदत सी बना लेनी चाहिए कुछ दिन तक, जब तक ये पूरी वैक्सीन नहीं लग जाती है, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, फिर तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अभी आसान हो जाएगा। जी डॉक्टर अरविंद, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि कोरोना से बचना है तो आपको लगातार हाथ धोते रहना पड़ेगा, चेहरा साफ रखना पड़ेगा और मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि केंद्र ने और कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है कई तरह की हेल्पलाइन शुरू की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के जरिए जागरूकता फैला रहा है। अगर आपको कोविड से संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप हमारा ये कार्यक्रम तो सुन ही सकते हैं। साथ ही आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है 1075, वहां पे आप फोन कर जान सकते हैं कोरोना से संबंधित सवालों के जवाब। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के CGHS के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।